गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम पर। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया आपकी स्टडी चल रही होगी, पढ़ाई एकदम मजे से चल रही होगी और आप एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसी सीक्वेंस के साथ हम अपना एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने 2-3 सालों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 10th में भी 11th 10th में भी थी। 10th में तो बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी है और 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी जो है उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा है और यहां पर आपकी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो और ये टॉपिक आपको कुछ चीजें जो है बेसिकली आप लोगों ने सीख रखी हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया है। तो बच्चे बहुत सारे मैंने देखा है, बच्चे 12th क्लास में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी बहुत ही टफ चैप्टर है, मतलब लेवल एकदम इतना ज्यादा हाई हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। बस बच्चों आप लोगों को बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत ईजी लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में कहने को। तो अब हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें थोड़ा बेसिक, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा प्रोबेबिलिटी में जैसे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं आपके, ठीक है, और आपका टोटल सैंपल स्पेस होते हैं, बहुत सारे नेम आप लोगों ने, बहुत सारी डिफिनीशंस पढ़ी होंगी। इवेंट्स क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थिंक बेसिकली आपकी क्लियर होंगी। मैं बात करूंगा आज 12th लेवल के अकॉर्डिंग। तो 12th लेवल के अकॉर्डिंग तो बात चलेगी हम लोगों की, लेकिन कुछ 2-4 चीजें हम लोग बात करेंगे पुराना जो प्रोबेबिलिटी में होता है। सबसे पहली बात कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी है वो मोस्टली 3 चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक आपका कॉइन हो गया, ठीक है, डाइस, एंड थर्ड आपका है प्लेइंग कार्ड्स। इन 3 चीजों पर पूरी प्रोबेबिलिटी डिपेंड होती है। इसमें क्या है, हम लोग के 12th में कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब जैसे कि कॉइन है, कॉइन में आपको पहले से पता होगा कि मतलब नंबर ऑफ, जैसे हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, 1 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस टाइप से। ऐसे डाइस को भी हम लोग क्या है, सिंगल डाई को थ्रो करते हैं, पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कार्ड्स की बात करें, कार्ड्स में आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि कार्ड्स जो होते हैं टोटल, मैं अगर ओरली बात करूं, कार्ड्स जो होते हैं 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। पूरी कार्ड्स की जो डेक होती है वो 52 कार्ड्स की होती है। 52 कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक दो होते हैं रेड कलर के और 2 होते हैं ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के आपके 26 कार्ड हो गए और ब्लैक कलर के 26 कार्ड हो गए। फिर जो रेड कलर के 26 हैं उसमें 13 दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट आपका हार्ट का होगा, दूसरा होगा डायमंड का, ठीक है। ये 26 कार्ड हो गए रेड के। फिर ब्लैक की अगर हम बात करें तो 13 ब्लैक, 13 ब्लैक, 13 ब्लैक स्प्रेड एंड 13 ब्लैक क्लब। ये आपके टोटल 52 कार्ड्स हो गए। फेस कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे होते हैं 12, ठीक है, क्योंकि जितने भी, अगर मैं बात करूं 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के डिफरेंट कार्ड्स हैं। तो 4 टाइप्स के कार्ड्स में, सभी टाइप्स के कार्ड्स में आपको जो है 3 फेस कार्ड मिलेंगे, जैक, किंग एंड क्वीन, ठीक है। ये 3 टाइप के मिलेंगे। तो 3 4 टाइम्स 3 मीन्स 12। तो 12 आपके टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे। एस आपके 4 होते हैं सब, एक आपका क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, हर टाइप का एक एस होगा, तो टोटल एस हो जाएंगे 4। ये तो टोटल, ये तो बहुत बेसिकली बेसिक बात हो गई, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग, एक अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है, एक हम लोग जो एक्सपेक्टेशन, कुछ आइडिया लगाते हैं कि हाँ, जैसे कि कोई वर्क है, ठीक है, तो उसके एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये वर्क कितने, मतलब कितने टाइम में हो सकता है, या इसके चांसेस कितने होने के हैं, कितने होने के चांसेस नहीं हैं। यस या नो में अगर हम बात करें, जैसे कि सपोज दैट एक एमसीक्यूज को, एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में क्या है, इन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो जो एक ऑप्शन करेक्ट होगा, अब उस करेक्ट ऑप्शन को टिक करने के, हमारे पास टिक करने की प्रोबेबिलिटी तो मतलब टिक तो करना ही कोई ना कोई, लेकिन टिक करने के बाद उसके करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो अब करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोला है, तो यहां पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स हो गया वो हो गया करेक्ट आंसर। और टोटल सैंपल स्पेस हम बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है और करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा 1। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल है 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा ऊपर होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/4। तो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक करेक्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी करेक्ट होने की हो जाएगी 1/4। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें कि रॉन्ग होने की, आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारी 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, ठीक है। तो अगर 1/4 है राइट आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 1 से हम लोग 1/4 को माइनस करेंगे 3/4, क्योंकि 4 एमसीक्यूज में 3 जो है वो क्या होंगे रॉन्ग होंगे, केवल एक करेक्ट होगा, तो करेक्ट होने की 1, ठीक है 1/4। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए होंगे 11th क्लास में। बट 12th में कुछ चीजें न्यू हैं आपके लिए, तो और बहुत ही इजी है, कुछ टफ नहीं है। कुछ चीजें तो एक दो टॉपिक हैं आपके लास्ट में, वो क्या है रिड्यूस हो चुके हैं, तो वो हमको नहीं पढ़ने। तो अगर मैं बात करूं क्लास 12th प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, मतलब किस किस टाइप की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्वाइन में, डाइस में, प्लेइंग कार्ड्स में। अब यहां पर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कंडीशनल क्या होता है, कंडीशन नाम से ही क्लियर होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन जैसे कि हमसे यहां पर हमारे दो इवेंट चलते हैं, इवेंट ई इवेंट एफ, इवेंट ई एंड इवेंट एफ। ये जो ई इवेंट है ये वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं, और जो एफ है, एफ क्या है, एफ है गिवन दैट कंडीशन। इस इवेंट ये जो है हमको फाइंड करना होगा और ये आपको गिवन दैट होगा, मतलब ये किसी न किसी कंडीशन के साथ गिवन होगा, ठीक है। एफ क्या है, गिवन दैट कंडीशन होगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई की गिवन दैट एफ। इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तो आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि गिवन दैट कंडीशन 0 हो, क्योंकि गिवन दैट कंडीशन अगर 0 होगी, अगर कुछ गिवन दैट कंडीशन ही नहीं होगी तो आपकी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बट गिवन दैट कंडीशन है तो फॉर्मूला ये आपका यूज होगा, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ई गिवन दैट एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये जो डिवाइड में है वो एफ गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी होती है, डिवाइड में क्या होती है, गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद इसकी एक दो छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए लिखे रहने देते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें सैंपल स्पेस के साथ। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस जिसमें टोटल आउटकम्स दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लें यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ गिवन दैट एफ इक्वल्स टू एफ गिवन दैट एफ इक्वल्स टू 1। ये दोनों कंडीशन जो होती हैं 1 के इक्वल होती हैं। कैसे प्रूफ तो करा दिया, मतलब प्रॉपर्टी तो मैंने लिख दी, लेकिन प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ रीजन होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन हम लोग देखते हैं बच्चों। पहली कंडीशन ये एस गिवन दैट एफ, एस आपका क्या होता है, एस आपका होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
मतलब ई और एफ के दोनों कंबाइंड जो सैंपल स्पेस टोटल सैंपल स्पेस होगा वो एस होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट एफ, इसका इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप मुझे ये बताएं ये एस और एफ में इंटरसेक्शन क्या होगा। एस में जो है एफ और ई दोनों जो है ऑलरेडी यहां पर क्या है, इंक्लूड होते हैं। एफ और ई दोनों एस में इंक्लूड है, तो अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन आपका एफ ही आएगा, क्योंकि एफ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और एफ के ही साथ ही इंटरसेक्शन निकालना है। और डिवाइड में भी क्या है, पी एफ, तो कैंसिल होकर क्या आ जाता है, 1, इसलिए ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन तो आपको दिखी रही होगी वहां पे, एफ गिवन दैट एफ, तो ये तो सिंपल है, एफ इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे डिवाइड में पी एफ होगा, तो एफ इंटरसेक्शन एफ का मतलब ही होता है पी एफ, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना पड़ेगा हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एक और छोटी सी कंडीशन है आपकी, ये कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट हम लोग को तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। एक आपकी और छोटी सी होती है, अगर मैं बात करूं ई गिवन दैट एफ, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम लोग निकालते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर हम लोग निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको टोटल से माइनस करेंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। इट मींस हम लोग 1 से माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये निकालना है फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पर मैं बात करूं ई डैश गिवन दैट एफ, इसके आंसर निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ। एफ में कोई भी गिवन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट सेट आपका कौन सा होगा, ई वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। खैर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बताना जरूरी है। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके बाद एक आपका आता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, इसमें प्रोबेबिलिटी में है क्या, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। बस यहां पर क्या, एक हमने अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ई गिवन दैट एफ क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइड बाई पी एफ, ये बताया था। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पी एफ इंटू पी ई गिवन दैट एफ, ये आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये ध्यान देना होगा, यहां पर आपका ई आएगा और यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ई यहां पर क्या हो जाएगा, ई और एफ गिवन दैट ई, मतलब अगर हम बात करें ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां पर चेंज हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें ई इंटरसेक्शन एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं। बस मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि एक 52 कार्ड्स हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, एक 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स में हम लोगों ने सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया है, सबसे पहले हमने एक किंग निकाल लिया है। क्या निकाला है, किंग। अब वो किस स्टेट का है, किसका, ये हमको नहीं पता, बस 52 कार्ड में से एक किंग निकाला है। और किंग कितने होते हैं टोटल, 4 किंग होते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने पहले जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो किंग निकाला है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, क्लियर। अब यहां पर
उस कार्ड को जो किंग निकाला है उस कार्ड को मैंने रिप्लेस नहीं किया है, उस कार्ड को विदाउट रिप्लेस अलग रख दिया है। अब हमने फिर से उसमें उस जो डेक है प्लेइंग कार्ड्स की जो डेक है 51 कार्ड्स हैं उसमें ना, क्योंकि एक कार्ड जो मैंने चूज किया वो अलग रख दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो सेकेंड कार्ड हम लोग निकालेंगे, अब समझना बच्चों, जो सेकेंड कार्ड हम लोग निकालेंगे ये तो आपका E1 था, ठीक है। सेकेंड कार्ड हम लोग निकालेंगे E2, तो E2 तो निकालेंगे बट कंडीशन E1 की चलेगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन इसलिए लगेगी क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये सेकेंड इवेंट जो है वो फर्स्ट पे डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे इफेक्ट क्या पड़ा है, फर्स्ट कार्ड निकालने से हमारे टोटल डेक में इफेक्ट पड़ा है 52 से कितने रहेगा, 51 रहेगा ना। तो E2 निकालेंगे गिवन दैट इवन, तो आपका क्या हो जाएगा 4/52 तो चलेगा ही, साथ ही साथ आपका क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें E2 4/52 तो इसका आ गया E2 गिवन दैट इवन। अब यहां पर हम लोग फिर से मान लिया सपोज दैट हम क्वीन निकालना है, ठीक है। अब इस बार हम लोगों ने क्वीन निकाला है, तो क्वीन कितने होते हैं 4, क्लियर है। बट यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। तो ये दो अलग अलग हो गए ना। अब हम लोग जो कंडीशन अब हम लोग कंबाइन करके निकालेंगे, तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा 4/52 मल्टीप्लाई 4/51। इस टाइप की आपकी जो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सी? एक मैंने, या आप समझिए बहुत ध्यान से बच्चों, एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, प्लेइंग कार्ड से हमको एक कार्ड चूज करना था, मैंने क्या लिया, किंग चूज करना है, तो किंग चूज किया 4/52, क्लियर। नेक्स्ट फिर उसी डेक से, और वो चूज करके मैंने अलग रख दिया, अब हमारे पास टोटल कितने बचे 51, उसी डेक से हमको फिर से एक क्वीन चूज करनी है, तो 4/51। क्यों कि 51 क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है। तो ये इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, तो ये आपका जो है हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी। अब इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। और बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग, अभी मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताऊंगा उसमें क्या होता है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेटिव का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्या होता है इसमें, क्वेश्चन आपका है 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card. What is the probability that first two cards are king, ठीक है, and the third card is an ace। मतलब अगर मैं बात करूं, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि हमको क्या करना है, 52 वेल सफल्ड आपका डेक है कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें हमको 3 कार्ड्स सिलेक्ट करने। कितने कार्ड्स? 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। 3 कार्ड्स में स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स क्या होने चाहिए, किंग, और थर्ड कार्ड जो है वो आपका एस होना चाहिए, क्लियर बच्चों। तो और यहां पर क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो कार्ड हम लोग चूज करेंगे उसको निकालकर अलग रख देंगे, उसमें वापस नहीं डालेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं, टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने, नंबर ऑफ कार्ड्स हमको पता है प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो और इन्होंने बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड में किंग आना चाहिए, थर्ड में एस आना चाहिए। तो पहले हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे उसमें क्या आएगा, किंग आएगा, K1 लिख लेते हैं, किंग आएगा। तो किंग सिंपल विदाउट एनी गिवन कंडीशन किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में भी क्या आना चाहिए, किंग। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ऑलरेडी किंग हमने निकाल के आउटसाइड रख दिया, ठीक है। अब दूसरा भी हमको किंग लाना है, तो सेकेंड किंग आएगा किस कंडीशन पे, K1 की कंडीशन पे, क्लियर है बच्चों। K2 निकालेंगे, कंडीशन कौन सी चलेगी, K1 की कंडीशन लगेगी। मतलब K1 की कंडीशन ये लगेगी कि टोटल में से एक K कम होगा, और हमारे जो 4 K हैं उसमें से भी एक K कम हो जाएगा। तो K2, अब हमको सेकेंड किंग निकालना है। तो बच्चों टोटल कितने किंग होते हैं, 4 में से एक किंग ऑलरेडी हम निकाल के रख चुके हैं। हमारे पास किंग कितने बचे हैं, 3। अब उन 3 में से ही एक किंग सेलेक्ट होगा, और यहां भी एक कम हुआ है टोटल से, यहां कितना बचा है 51।
क्लियर है, ये आ गया। थर्ड कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड कार्ड सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, थर्ड कार्ड हमें एस चाहिए ना, तो एस सिलेक्ट करना है ए। कंडीशन, अब यहां पे बच्चों कंडीशन क्या हम लोग लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे K1 K2, या ऐसे लिख सकते हैं K1 इंटरसेक्शन K2, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट K1 K2। इंटरसेक्शन लिखें या डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, ए सिलेक्ट करने की कंडीशन क्या हो जाएगी, ए सिलेक्ट करने की कंडीशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि किंग हमने सिलेक्ट किए, एस हमारे अभी 4 के 4 है, ठीक है, बट टोटल में से एक कम हुआ है, पहले एक कम हुआ 51, अब 51 में से एक कम हुआ, कितने बचे हैं 50, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी ए सिलेक्ट करने। ये तो तीनों प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इन सभी को अब हम बात करें कि तीनों की कंबाइंड क्या हो जाएगी, तो कंबाइंड तीनों की हम, क्योंकि कंबाइंड लिखनी होगी, 4/52, 3/51 एंड मल्टीप्लाई 4/50। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, चलिए कर देते हैं भाई। 17 3 या 51, 2 से कट होगा, ये 25 आएगा, ये ऊपर बचेगा 2, नीचे 13 17, मल्टीप्लाई बच्चों कर लेना। आप मल्टीप्लाई मुझे आती तो है, ऐसा नहीं है मैं समझना आती नहीं है, लेकिन कुछ आप भी करेंगे ना थोड़ा बढ़िया लगेगा, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया है कुछ खास होता ही नहीं है, उसमें केवल कंडीशन गिवन होती है, विदाउट एनी कंडीशन अगर कोई प्रोबेबिलिटी है तो वो आपकी 11th तक पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। 12th में जितनी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, कोई थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें कंडीशन जरूर आएगी, गिवन दैट कंडीशन जरूर होगी, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला ही आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, E गिवन दैट F इक्वल्स टू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E इंटरसेक्शन F, इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने बताई है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ इस टाइप से होती है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अब जो एक टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट्स में डिफरेंस क्या है। डिपेंडेंट इवेंट जो होता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है, और इंडिपेंडेंट आता है रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी बात है, क्या कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात यह है जैसे कि अगर मैंने 52 कार्ड्स लिए हैं, 52 कार्ड से एक मैंने प्लेइंग कार्ड चूज किया, ठीक है, उसको देख लिया, फिर से उसको मैंने डेक में रख दिया, तो हुआ क्या, सिलेक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी आ गई, सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो टोटल कार्ड हमारा है हमने फिर से उसी में रिप्लेस कर दिया, तो जो हमारे डेक ऑफ कार्ड है उसमें क्या, उसमें कोई भी इफेक्ट पड़ा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब फिर से अगर हम कार्ड चूज करेंगे तो वो पहले वाला कार्ड भी हमारा आ सकता है और एनी अदर कोई भी कार्ड आ सकता है। तो मतलब पहले वाली कंडीशन का सेकेंड आने वाली कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि पहला इवेंट सेकेंड वाले इवेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन होती है जिस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 101% मिलेंगे। कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर मैं बात करूं बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू F। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की सबसे मेन कंडीशन आपकी ये होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की सबसे मेन कंडीशन आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो इवेंट है, वो कैसे इवेंट्स होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करता है, इवेंट्स प्रोबेबिलिटी दी होगी, इवेंट्स दिए होंगे, पूछेगा कि ये जो इवेंट्स दिए हैं वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपको ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा था, भूल गया भाई। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब हाँ, एक चीज याद आ गई, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, ई इंटरसेक्शन एफ, ये फाई कब होता है? फाई का मतलब 0, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो फाई कब होगा? जब कोई भी ई और एफ में कोई भी इवेंट मैच नहीं होगा। ऐसे इवेंट जो एक साथ कभी भी एक साथ ना हो पाए, जो दो इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, वो आपके होते हैं, उसके लिए कंडीशन आती है। और ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्लास 11th में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, कोई भी इवेंट्स, अगर जो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या है, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अब कॉइन को टॉस करने पर आप कहें कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, कि अगर एक कॉइन को टॉस करें और हेड और टेल एक साथ आ जाए, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हेड अलग है और टेल उसके जस्ट अपोजिट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो कैसे इवेंट है, हेड और टेल दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हेड और टेल दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये कंडीशन भी मैंने बता दी है, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लें, छोटी छोटी चीजें। तो अगर कभी भी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाई आती है या जीरो नल आती है, मतलब जीरो आती है, तो उस कंडीशन में ई और एफ कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। मैं फिर से बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ, ये ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंट हमसे कई क्वेश्चंस में प्रूफ कराता है कि इंडिपेंडेंट है नहीं है। ठीक है, चलिए इंडिपेंडेंट की एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। An unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd numbers on the first throw. क्या करना है, एक अनबायस्ड डाई को कितनी बार थ्रो करना है? ट्वाइस, 2 बार। 2 बार थ्रो करेंगे तो ए कंडीशन, इन्होंने ए कंडीशन बोली है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ऑड फर्स्ट थ्रो पे कैसे नंबर आने चाहिए? ऑड नंबर, तो 1। ठीक है, फर्स्ट थ्रो पर ऑड नंबर आना चाहिए, सेकेंड पर दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ऑड इवन। तो हम लोग पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं 1 के। 1 एक आपका हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के हो जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे 3 1, क्योंकि फर्स्ट वाले पे ऑड रखना है, 3 2 3 3 3 4, और सेकेंड पे हम लोगों को सारे के सारे लेने हैं। ठीक है, 3 6। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ये हो गए ए के, बी सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? मार्कर चेंज कर लूं थोड़ा। बी में क्या बोला है? बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो।
अब इन्होंने कहा है कि सेकेंड वाले पे ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम बिल्कुल इतने ही नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होंगे, बट सेकेंड पे ऑड देखना है हमको। तो आपका हो जाएगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1, ठीक। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3, 3 वाले हो गए। लास्ट बचा है 5, 1 5 2 5 3 5 एंड 4 5 एंड 6 5, ओ सॉरी 5 5 एंड 6 5। ये हो गए ए बी के सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा इन्होंने बोला है चेक द इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ द इवेंट्स ए, मतलब हमको ये चेक करना है कि जो ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो वो क्या है, बहुत इजी है ना। सबसे पहले जो टोटल सैंपल स्पेस होगा उसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं, बस नंबर पता होने चाहिए। टोटल 36 होते हैं, क्योंकि एक डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है, तो 6 × 6 36 सैंपल स्पेस। इसमें कितने बने हैं 6 6 6 मतलब 18, सेम इसमें भी 18, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है ये पूछा है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे सिंपल चीज क्या है, ए इंडिपेंडेंट की कंडीशन मैंने बताई आपको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही कंडीशन होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको पता है क्या हो जाएगी 18/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है 18/36। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब एलिमेंट्स मैंने इसीलिए सारे लिखे हैं जिससे ये पता लग जाए कि ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, वही इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो बच्चों देखना, जो कट कर रहा हूं वो कॉमन है, ये कॉमन है। 1 2 आ रहा है, 1 2 नहीं होगा क्योंकि सेकेंड में सेम लेना है। 1 3 आपका आएगा कॉमन, 1 4 नहीं होगा, 1 5 आएगा कॉमन, 1 5 ये रहा, ठीक है। 1 6 नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 1, 3 1 होगा, बिल्कुल होगा 3 1। 3 2 होगा, नहीं होगा। 3 3 होगा, बिल्कुल होगा 3 3, ठीक है। 3 5 भी होगा हमारा। फिर 5 1 होगा, बिल्कुल होगा 5 1। 5 3 होगा, 5 5 होगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे मैच हो रहे हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे 9/36, और ये हो जाएगा 18/36 इंटू 18/36, 36, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्लियर। 18 1 जा 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 2 जा 36। बताओ बच्चों जरा यहाँ पर कितना आया 1/4, ये कितना आया 1/2 2 जा 4, इक्वल आ गया ना। इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस इतना ही पूछेगा हमसे, ठीक है। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा, हमको लिखने पड़ेंगे सारे। तो ये कंडीशन हमको प्रूफ करनी है कि ए और बी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्या मिला हमको, ए और बी कैसे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि दोनों की कंडीशन जो है इक्वल आ रही है। हमारी जो इंडिपेंडेंट की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। तो आई थिंक आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट समझ गए होंगे। आज मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाए छोटे छोटे से। एक पहला टॉपिक था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है, जिसमें हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे कोई कार्ड निकाला मैंने और उसको निकाल के अलग रख दिया, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने उसके साथ किया बचे हुए कार्ड्स के साथ। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, जिसमें टोटल में से मतलब कम होता चला जाता है। ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट्स। उसके जस्ट अपोजिट हम लोगों ने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी हमारे इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे।
क्लियर है? ये 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। बस हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ाएंगे ना बच्चों एक ही वीडियो में तो प्रोबेबिलिटी आपके ऊपर से निकलेगी, क्योंकि इतना तो अभी बहुत ईजी है और आगे भी ईजी है, कोई ऐसा नहीं टफ है, बट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लेकर आएंगे, इसके बाद हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी का, बायस थ्योरम। ठीक है, बायस थ्योरम में क्या है, बायस थ्योरम आपको बता दें बच्चों, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में मिलेगा प्रोबेबिलिटी से, जो बायस थ्योरम से होगा 101%। एक क्वेश्चन आपका बायस थ्योरम से मिलेगा जो कि पूरा 5 मार्क्स का होगा, और मैं उसको गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायस थ्योरम के हैं, चाहे वो किसी रेफरेंस बुक के हों, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी के हों, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बायस थ्योरम का, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसके चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। बट बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रोबेबिलिटी का, आपका एलपी का 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे। बस उसके बाद हम लोग केवल सैंपल स्पेस पकड़े, सॉरी सैंपल स्पेस कह रहा हूं, केवल सैंपल पेपर, ओल्ड सैंपल पेपर। अब जैसे मैं बच्चों बताऊं, ओल्ड सैंपल पेपर्स है ना, उसमें रिड्यूस वाला जो पार्ट है ना, वो भी इंक्लूड है। बट हम लोगों को क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड रिड्यूस वाला पार्ट छोड़कर बाकी जो सिलेबस में आ रहा है उसको सिलेक्ट करके वही लगवाएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो सब काम हमारा है। कौन सा क्वेश्चन कहां से सिलेक्ट करके हमको नोट करना है, वो सब काम हमारा है। आपका काम केवल यह है कि जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में लेकर आऊं, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, देखना है, समझना है, बस इतना काम आपका है। फिर आप जब एग्जाम में बैठे होंगे तो बच्चों गारंटी है, ये जो क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं ना, या जो आगे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वो बहुत ज्यादा फायदे में, मतलब फायदे मिलेंगे उस क्वेश्चन से आपको, क्योंकि जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रोबेबिलिटी में इतना, आगे हम लोग बायस थ्योरम पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट 2-4 क्वेश्चन लगेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हम लोगों को अपना प्यार देते रहे बच्चों, और हम उम्मीद करते हैं आपका जो है बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।